जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज के राष्ट्र गौरव के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारत का गौरवशाली अतीत क्या था। क्या भारत वाकई अज्ञानियों का देश था, अनपढ़ों का देश था, गंवारों का देश था, केवल असभ्य लोगों का देश था? इसकी आज हम बातचीत करने वाले हैं। भारत के गौरव के प्रतीक में हमें तो ये जानकारी है अपने वैदिक ग्रंथों के, भारत अर्थात वो देश, वो दीपक जो सदैव प्रकाश फैलाने में रत रहा हो, उसको भारत कहा जाता है, जो पूरी दुनिया को ज्ञान विज्ञान देता है। लेकिन हमें उल्टा पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने आकर भारत की खोज की थी। हमें पढ़ाया जाता है कि हम तो असभ्य थे, हम तो जंगली थे, हमारे पास कोई सभ्यता संस्कृति नहीं थी। हमारे पास शिक्षा व्यवस्था हमें तब आई जब लॉर्ड मैकाले ने हमें पढ़ाना शुरू किया। हमें यह पढ़ाया जाता है कि हमारा इतिहास तो केवल हारों का इतिहास है, केवल हम पराजय ही झेलते रहे। हमारे राष्ट्र का कोई गौरव हमें पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया नहीं जाता। तो आज हम बात करते हैं शिक्षा की व्यवस्था की। आज पूरी दुनिया में हम देखें तो शिक्षा की स्थिति में भारत आज़ादी के 70 सालों में भी बहुत उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर पाया। इन 70 सालों में भी हम अपने देश के 135 करोड़ लोगों को अपना नाम लिखना नहीं सिखा पाए। हम अगर विश्वविद्यालयों की बात करें तो पूरी दुनिया के यदि टॉप 10 विश्वविद्यालयों की लिस्ट बनती है या टॉप 100 की लिस्ट बनती है तो उसमें हमारा कोई विश्वविद्यालय नहीं आ पाता। रिसर्च पेपर की बात की जाए तो जितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं उसमें भारत का नाम उसकी आबादी के हिसाब से और उस भारत के कद के हिसाब से बहुत नीचे आता है। तो क्या वाकई भारत ऐसा था? क्या वाकई भारत की पुराने समय में से शिक्षा व्यवस्था ऐसी रही है? आज हम इसकी बातचीत करने वाले हैं। और इसकी बातचीत करने से पहले एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। 1199 की कहानी है। 1199 में 11वीं शताब्दी में एक तुर्की हमलावर हमारे देश में आया, बख्तियार खिलजी जिसका नाम था। और अभी भी भारत में उसके नाम के ऊपर एक रेलवे स्टेशन का नाम है, अभी भी उसकी यादें, उसका नाम हमने शिलापट्टों के ऊपर खुदवा रखा है। वो अपने घुड़सवारों के साथ, सेना के साथ आया भारत में। उसने भारत के अंदर एक हिस्से के अंदर उसने जबरदस्ती अपना शासन कायम कर लिया, जबरदस्ती राजा को हटा दिया। एक बार वो गंभीर तौर पर बीमार पड़ा। जब वो बीमार पड़ा तो उसने अपने हकीमों से खूब इलाज करवाया, जो उनके पास विद्या हो सकती थी वो अधिकतम उनको इलाज दिया गया। लेकिन सारा इलाज देने के बाद भी वो स्वस्थ नहीं हुए। जब वो स्वस्थ नहीं हुए और ऐसा लगा कि अब उनके प्राण चले जाएंगे तो उन्होंने सलाह की। तो भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति ने उनको बताया कि भारत के अंदर एक स्थान है नालंदा, वहां पर एक विश्वविद्यालय है। उस विश्वविद्यालय के अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन का एक डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट के हेड है राहुल आचार्य जी। उनके साथ आप उनको बुलाइए। उनसे यदि आप आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को आप बुलाते हैं, उनसे आप अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं और वो यदि आपका ट्रीटमेंट करते हैं तो आप निश्चित तौर पर ठीक हो सकते थे। हालांकि बख्तियार खिलजी की कोई आस्था दुश्मन देश की किसी विद्या में नहीं थी। वो भारत को बहुत हे दृष्टि से देखता था। हार कर उसने बुलाया। राहुल श्रीधर आचार्य आए। वो आए तो उन्होंने उनका ट्रीटमेंट के लिए उनका हालचाल देखा। फिर हालचाल देखने से पहले ही बख्तियार खिलजी इतना अहंकारी और दम्भी था, उसने कहा कि मैं तुम्हारी कोई दवा ऐसी नहीं लूंगा, मैं केवल इस्लामिक तौर तरीके से ही अपना इलाज करवाऊंगा। आचार्य राहुल श्रीभद्र जी ने उनको दवा दी। ठीक है कि उनको कहा कि मैं आपके तरीके से इलाज करूंगा। उन्होंने कहा कि आप कुरान तो पढ़ते हैं, तो उन्होंने दवा बनाकर उनको कुरान की एक प्रति दी और उन्होंने कहा कि आप इतने दिन इस कुरान का पेज नंबर इतने से इतना आप पढ़ लीजिए, इन आयतों को आप पढ़ लीजिए, ये आपके इस्लाम के अनुसार है, मैंने आपको बाहर से कोई दवाई नहीं दी है। तो उस बख्तियार खिलजी ने उन पन्नों को पलटा, कुछ दिन तक पढ़ा और कुछ दिन तक पढ़ने के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। और जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तो होना तो ये चाहिए था कि वो उसका शुक्रगुजार होता कि उसने उसकी जान बचाई है। हुआ उल्टा, वो शुक्रगुजार नहीं हुआ। उसने कोई भी उसका सम्मान नहीं किया। उसके मन में एक ही बात आई कि मुझे तो भारत का इस्लामीकरण करना है, इस्लामिक इंडिया बनाना है, इस भारत के अंदर मुस्लिम धर्म परिवर्तन करना है। यदि भारत के अंदर ऐसा ज्ञान विज्ञान है, भारत का एक आचार्य जिसको हकीम ठीक नहीं कर सकते, हमारी पैथी फेल हो गई और वहां से वो आचार्य केवल
एक बार देखकर केवल कुरान के पन्नों के ऊपर ऐसा लेप लगाकर यदि मुझे ठीक कर सकता है तो यह कितनी गहरी विद्या है। उसने पता किया तो यह पता लगाया कि नालंदा बिहार में, जो पुराने समय में मगध जिसको कहा जाता था, वहां पर एक विश्वविद्यालय है जिसको नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता है, जहां पर 10,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 2,000 आचार्य उनको पढ़ाते हैं। वो पुस्तकालय, उसका पुस्तकों का भवन, उसकी पांडुलिपियां इतनी बड़ी हैं, जब उसने और खोजबीन की तो उसके जासूसों ने बताया कि यहां पर तो 10 लाख पुस्तकें हैं। आपका इलाज तो उन 10 लाख पांडुलिपियों में से किसी एक पांडुलिपि के एक पन्ने से आपका इलाज हुआ है। तो आप सोचिए ये कितना बड़ा ज्ञान का खजाना है। बख्तियार खिलजी अपनी सेना लेकर विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में पहुंचा। विश्वविद्यालय के कुलपति को, आचार्यों को बुलाया और उन्होंने पूछा कि आपके इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इन पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है। उसको तो संस्कृत नहीं आती थी, सारी पांडुलिपियां संस्कृत की थी। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, इसके अंदर ये विज्ञान है, मेडिसिन के बारे में है, आर्किटेक्ट के बारे में है, शिल्पकला के बारे में है, शस्त्र विद्या के बारे में है, साइंस के बारे में है। उन्होंने बताया कि व्याकरण के बारे में है, भाषा के बारे में है। तो उसने कहा कि ये जो आपका ज्ञान विज्ञान है, ये ज्ञान विज्ञान क्या वही है जो कुरान के अंदर है या कुरान से अलग है? अब इस बात का उत्तर वहां के कुलपति, वहां के आचार्यों ने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि यदि ये ज्ञान विज्ञान वही है जो कुरान के अंदर लिखा हुआ है तो इन इतनी पुस्तकों की क्या जरूरत है, हमारे पास तो कुरान है। और यदि ये ज्ञान विज्ञान वो है जो कुरान के अंदर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये ज्ञान विज्ञान हो ही नहीं सकता, ये जानकारी काम की नहीं हो सकती, इसको इस धरती के ऊपर रहने का अधिकार नहीं है। यह सवाल उसने किया और ऐसे बेहुदा तर्कों के साथ उस व्यक्ति ने उस पूरे ज्ञान विज्ञान के उस महा विश्वविद्यालय को आग लगा दी। और आग कैसे लगाई, कितनी अप्रत्याशित लगाई। वहां से जो अवशेष मिले, उन अवशेषों में ऐसा मिला कि जो भिक्षुगण है खाना खा रहे हैं तो भागते हुए खाना छोड़कर गए। जले हुए चावल मिले वहां पर, जो अभी भी नालंदा के विश्वविद्यालय के वहां के जो म्यूजियम है उसमें रखे हुए हैं। आग लगा दी। 6 महीने तक वो पुस्तकालय जलता रहा। 4 बड़े बड़े पुस्तकालय थे। कितने बड़े पुस्तकालय थे? 7-7 मंजिल ऊंचे पुस्तकालय थे। 6 महीने तक लगातार जलते रहे। बख्तियार खिलजी की सैनिक उन पांडुलिपियों को जला जलाकर आग तापते रहे, उनको जला जलाकर वो अपना पानी गर्म करते रहे। और 6 महीने, 1 साल तक वो विश्वविद्यालय सुलगता रहा। और सुलगते सुलगते फिर वो विश्वविद्यालय शांत हो गया और समय के साथ वो रेत के टीलों में दब गया। और ये 11वीं शताब्दी में 1199 में ये घटना हुई। 1200, 1300, 1400, 1500 अंग्रेज आए। 1600, 1700, 1800 में हमारे दिमाग में ये बिठा दिया गया कि भारत के अंदर तो विद्यालय नाम की, विश्वविद्यालय नाम की कभी कोई चीज रही नहीं, भारत के अंदर तो ऐसा कुछ था नहीं। और हमारे पास भी कोई प्रमाण नहीं था। हम यदि रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, हम अपने पुराने शास्त्रों की बात करें कि हमारे पास ब्रह्मास्त्र था, हमारे पास पुष्पक विमान था, तो लोग हमारी खिल्ली उड़ाते थे। अगली कहानी, ये सब होने के बाद अब ये विश्वविद्यालय था कैसा? अगर हम इसकी थोड़ी सी बात करें तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि विश्वविद्यालय ऐसा था जिसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। और ये जो 10,000 विद्यार्थी हैं, ये केवल बिहार के रहने वाले या नालंदा के रहने वाले नहीं थे, ये पूरे भारत से आते थे। और केवल भारत से नहीं आते थे, पूरे विश्व से विद्यार्थी यहां पर पढ़ने के लिए आते थे। और जब ये विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे तो पढ़ते पढ़ते उन सब के लिए सारी शिक्षाओं की, सारी दीक्षाओं की, सारी विद्याओं की व्यवस्था होती थी। इस विश्वविद्यालय के अंदर आपको मैं और बताऊं तो जो शिक्षक और पढ़ने और पढ़ाने वालों का रेशो था वो 5:1 था। और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वो सीनियर विद्यार्थी भी जूनियर विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करते थे। और इस विश्वविद्यालय के बारे में एक वेनशांग नाम का एक चीनी यात्री आया 7वीं शताब्दी में, और एक इत्सिंग नाम का चीनी यात्री आया। इन दोनों चीनी यात्रियों ने जो अपनी डायरी लिखी हुई है उसमें बहुत डिटेल से इसके बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है। इस विश्वविद्यालय में जो प्रवेश होता था वो मेरिट के आधार पर प्रवेश होता था। और जब इस विश्वविद्यालय में प्रवेश होता था तो इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हुए विश्वविद्यालय का जो द्वारपाल होता था, वो द्वारपाल भी आने वाले विद्यार्थी की प्रथम परीक्षा लेता था। और परीक्षा लेने के बाद प्राथमिक चयन तो वो डिस्क्वालीफाई करना या क्वालिफाई करना तो वो कर देता था। और इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए संस्कृत की बहुत गहन जानकारी होनी बहुत आवश्यक थी। इस विश्वविद्यालय में भारत नहीं, भारत के साथ साथ
आज का जो साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, चीन, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया, इन सारे देशों से विद्यार्थी आते थे और भारत से ज्ञान विज्ञान की ज्योति जलाकर अपने यहां जो लोग गुफाओं में रहते थे, अज्ञान के अंधेरे में रहते थे, वहां पर ज्ञान का दीपक जलाते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश ने की थी। उस समय की मुद्राएं यहां पर अब मिली हैं। इस विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी की जो मंजिलें हैं वो 9 मंजिल ऊंची लाइब्रेरी थी। 4-4 लाइब्रेरी थी। धर्मगूंज के नाम से एक आध्यात्मिक लाइब्रेरी थी, रत्न रंजक के नाम से, रत्नोदधि के नाम से और रत्न सागर के नाम से 3 लाइब्रेरियां और थी। वेनसांग जो लिखता है ना, वो ये कहता है कि इस विश्वविद्यालय के भवनों को जब देखता हूं तो ऐसा लगता है कि इनके भवनों का शिखर बादलों को छू रहा है। और आप कल्पना कीजिए कि यदि आज से 1500 साल पहले वेनसांग 7वीं शताब्दी में आया तो 1400 साल पहले का तो लिखित प्रमाण है। यदि 1400 साल पहले हम 9-9 मंजिल के भवन बनाना जानते थे तो हमारा ज्ञान विज्ञान कितना उन्नत रहा होगा। अगर 1400 साल पहले हमारे यहां विश्वविद्यालय होते थे तो पूरी दुनिया जब जंगलों में रहती थी तो हमारा ज्ञान विज्ञान कैसा था होता होगा, आप अंदाजा लगाकर देखिए। लेकिन हमारे लिए दुख की बात यह है कि हमें बाबर के बारे में, अकबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। यह विश्वविद्यालय बनाया गया, इस विश्वविद्यालय को राजाश्रय प्राप्त था और एक बार इस विश्वविद्यालय में किसी का एडमिशन हो जाए तो उसको वहां पर कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके कपड़ों की व्यवस्था, उनके स्टडी मटेरियल की व्यवस्था, सारी व्यवस्था विश्वविद्यालय की ओर से की जाती थी। और राजाश्रय कैसा था? शिक्षा जो योग्य था उसके लिए निशुल्क उपलब्ध थी और शिक्षा के लिए राजा की ओर से 200 गांवों का जो राजस्व आता था वो वहां पर दिया जाता था। विद्यार्थियों के लिए नियम था कि विद्यार्थी जब तक विद्यार्थी रहेगा तब तक किसी भी मुद्रा को, किसी धन को भी छुएगा नहीं। इस विश्वविद्यालय में जो सीनियर विद्यार्थी हैं उनके एक एक विद्यार्थी के रहने का कमरा अलग सा था, सोने की व्यवस्था अलग से थी, पुस्तकें रखने की व्यवस्था थी, दीपक जलाने की व्यवस्था थी, भोजन बहुत पौष्टिक मिलता था। और उस समय वो जहां पर जो पढ़ाया जाता था उस समय कैसे कैसे विद्वान यहां पर होते थे, मैं कुछ के नाम आपको बताता हूं। हर्षवर्धन यहाँ के विद्वान होते थे, बसुबंधु होते थे, धर्मकीर्ति होते थे, आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा, नागार्जुन का नाम आपने सुना होगा। ये सब विद्वान यहाँ के कुलपति होते थे। यहाँ का जो एक एक आचार्य होता था उसको भी 4-4, 5-5 भाषाएं आती थी और यहाँ के जो कुलपति होते थे उनको 10 भाषाएं, 15 भाषाएं आती थी और वो सारी विद्याओं के विद्वान होते थे। कुलपति की नियुक्ति किसी राजनीतिक प्रभाव से यहाँ पर नहीं की जाती थी और यहाँ पर उस समय लिटरेचर पढ़ाया जाता था, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती थी, साइकोलॉजी पढ़ाई जाती थी, लॉ पढ़ाया जाता था, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी। आर्यभट्ट ने उस समय पृथ्वी से सूर्य की, चंद्रमा की दूरी कितनी है, पृथ्वी का डायामीटर कितना है, यह बिल्कुल एग्जैक्ट बताया था। उसको आज हम आधुनिक यंत्रों से नापते हैं तो कुछ दशमलव की गड़बड़ मिलती है, इससे ज्यादा गड़बड़ नहीं मिलती। इसके साथ साथ साइंस पढ़ाया जाता था, वारफेयर पढ़ाया जाता था, हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, मैथ पढ़ाया जाता था, आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता था, भाषा विज्ञान पढ़ाया जाता था, इकोनॉमिक साइंस पढ़ाया जाता था, मेडिसिन पढ़ाया जाता था, शरीर रचना क्रिया विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता था। ये सब पढ़ाया जाता था और इस विश्वविद्यालय में कोई भी फैसला होता था तो आपसी सहमति से डेमोक्रेसी के साथ फैसला लिया जाता था। और आज भी मुझे याद है 2018 का वो समय जब हमें 2 शिविर हमें बिहार में करने थे तो हमने स्थान का चयन किया गया और नालंदा का। क्यों? क्योंकि नालंदा की धरती के ऊपर से पूज्य स्वामी जी महाराज को घोषणा करनी थी कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली है। उस नालंदा की धरती पर जब गए तो एक कार्यक्रम नालंदा में रखा गया। नालंदा के अंदर उस खंडहर को, जो आज हम उसको खंडहर भी कहें तो वो खंडहर भी सुरक्षित हालत में है, उसके कमरे वैसे के वैसे हैं, 3 मंजिलें तो हमें आज भी दिखाई देती हैं। ये सब यहां पर पढ़ाया जाता है और यहां पर जो पढ़ाया जाता था उस पढ़ाने में, जैसे उस समय विश्वविद्यालय के एक कुलपति होते थे शीलभद्र जी, उनको 16 भाषाओं का ज्ञान था, सारी विद्याओं में पारंगत थे। और जो दूसरे आचार्य होते थे, जो एचओडी होते थे, वो भी किसी एक ज्ञान विज्ञान में दक्ष नहीं होते थे, कई कई ज्ञान विज्ञान में वो दक्ष होते थे। और पूरी दुनिया में जब किसी वैज्ञानिक थ्योरी के ऊपर,
किसी रिसर्च के ऊपर कोई मतभेद होता था तो वो लोग भारत में आते थे, भारत के विद्वानों से निष्कर्ष करके निर्णय पर पहुंचते थे कि यहां नालंदा के अंदर यदि कोई निर्णय हो गया तो वो निर्णय प्रामाणिक है, वो अकाट्य है। और बहुत से विद्यार्थी तो नालंदा का झूठे ही ऐसे नाम ले दिए थे। विदेश के अंदर, देश के अंदर नालंदा का नाम कितना बड़ा था, आप अंदाजा लगा लीजिए कि कुछ विद्यार्थी जिनको यहां एडमिशन नहीं मिलता था, वो पढ़ते कहीं और से थे, लेकिन बाहर जाकर वो अपने आप को ये कहते थे कि हम नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं। और यदि वो केवल इतना कहते थे कि हम नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं तो उनको अच्छी नौकरी मिल जाती थी, उनको समाज में मान सम्मान मिलता था, इतनी प्रतिष्ठा हमारे विश्वविद्यालय की होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में जो चीनी यात्री वेनसांग की हमने बात की, युआन चांग आए, याकी बहुवेनन आए, चुआविन आए, आर्यवर्मन आए, हाइनीज फाइयान आए, इत्सिंग आए, ये सारे विद्यार्थी के रूप में इस नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में यह प्रमाणित हो चुका है कि 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। आज यदि हम बड़े से बड़े विश्वविद्यालय की बात करें, आज की मैं बात करूं तो भारत के अंदर ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिसके अंदर 10,000 विद्यार्थी पढ़ते हों और 10,000 विद्यार्थियों के रहने की जिसमें आवासीय व्यवस्था हो। एक कोई पंजाब की प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये दावा करती है कि हमारे पास 10,000 विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था है, लेकिन मैंने आज तक 10,000 विद्यार्थियों के रहने वाली आवास की सुविधाओं से युक्त किसी यूनिवर्सिटी के बारे में सुना नहीं है। अच्छा, जो विद्यार्थी होते थे वो विद्यार्थी अपना पूरा समय पढ़ने में लगाते थे। वेनसांग ये लिखता है कि पूरे दिन यहां पर ज्ञान के इतने कार्यक्रम चलते थे कि पूरा दिन छोटा पड़ जाता था। पूरे दिन की पूरी एक दिनचर्या तय की जाती थी, पूरे दिन में उस दिनचर्या के अनुसार कार्यक्रम होते थे। और यहां पर जो ऑडिटोरियम होते थे वो ऑडिटोरियम 2-2 हजार व्यक्ति एक साथ बैठ सकें, ऐसा ऑडिटोरियम होता था। खाने के बारे में वेनसांग लिखता है कि विद्यार्थियों को सात्विक और पौष्टिक भोजन मिलता था। उस निःशुल्क विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को क्या मिलता था? प्रातः चावल और चावल का पानी, दोपहर में चावल, मक्खन, दूध, फल, घी, मीठे तरबूज, और फिर शाम को हल्का भोजन। ये भोजन तो उस समय निःशुल्क हमारे देश में जो पढ़ने के लिए आते थे उन विद्यार्थियों को मिलता था। वेनसांग खुद कहता है कि यहां से ज्ञान विज्ञान पूरी दुनिया में जाता था। उसने खुद 700 ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार की थी और उसको बहुमूल्य धरोहर मानकर वो अपने साथ लेकर गया था पूरी दुनिया में। आज हमारे भारत से वो जो पांडुलिपियां 90 लाख थी, 90 लाख पांडुलिपियों में 11वीं शताब्दी से पहले जैसे वेनसांग 700 पांडुलिपियों की प्रतिलिपि तैयार करके लेके गया, वैसे ही हजारों विद्यार्थी यहां से ज्ञान विज्ञान की पांडुलिपियों की कॉपी करके पूरी दुनिया में लेकर गए। और जब ये नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया, जब मुसलमानों के आक्रमण हुए, तो यहां से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पांडुलिपियां अरब में पहुंची। अरब से वो ज्ञान विज्ञान यूरोप में पहुंचा और यूरोप में वो ज्ञान विज्ञान पहुंचने के बाद यूरोपियन लोगों ने हमारे ज्ञान विज्ञान को नष्ट करके ये कहा कि देखो भारत के पास तो कुछ भी नहीं है, भारत को ज्ञान विज्ञान देने का काम हमने किया है। अब विडंबना क्या है, हमारे अंदर आत्मगौरव का भाव विस्मित कैसे हो गया है, आप अंदाजा लगाइए। अगर मैं बात करूं तो 1850 के आसपास भारत के अंदर कोई पुरातत्व सर्वेक्षण नाम का कोई विभाग नहीं होता था। एक अंग्रेज थे, उस अंग्रेज के मन में एक बार इच्छा आई, उनको इतिहास को लेकर उनको बड़ी उनकी जिज्ञासा रहती थी। सर कनिंघम ये अंग्रेज थे, ये जब रिटायर हो गए तो इन्होंने फिर सोचा कि भारत के अंदर ये जो कुछ चीजें बिखरी पड़ी हैं इनके बारे में खोज होनी चाहिए। तो 1870 में उन्होंने जब वेनसांग की डायरी पढ़ी तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि पटना से 90 मील दूर इस दिशा के अंदर एक ऐसा विश्वविद्यालय होना चाहिए जिसके बारे में वेनसांग ने लिख कहा है। अब 1870 से पहले वेनसांग को जो भी पढ़ता था उसको खारिज कर देता था कि ये तो ऐसे ही झूठ लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं था। तो वेनसांग के उस पूरे लेखन को ही इतिहास ना मानकर उसको कल्पना माना जाता था। तो 1870 में के आसपास जब सर कनिंघम और एमएम ब्रैडले ने जब ये सोचा कि ये कुछ होना चाहिए तो उन्होंने सर्वे किया तो उन्होंने पाया कि जो आज का नालंदा है, पटना से इतने मील दूर जो वेनसांग ने कहा था, उस स्थान के ऊपर एक बड़ा सा टीला है। अब उन्होंने टीला तो देख लिया लेकिन खुदाई शुरू नहीं हुई। अब गुलामी का समय था, अंग्रेज खुद नहीं चाहते थे कि कोई भारत की खुदाई हो, भारत के अंदर कुछ बहुत अच्छी बात हो। लेकिन 1915 में फिर रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की संस्था की मदद से इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे
की ओर से ये खुदाई का काम शुरू हुआ। और जब खुदाई का काम शुरू हुआ तो 1915 से लेकर 1920 तक खुदाई चलती रही। 1920 में जब खुदाई खत्म हुई तो वहां पर बहुत सी आश्चर्यजनक चीजें निकली। 3 मंजिल भवन निकला। आज भी आप जाएं तो 2000 साल पुरानी ईंटें कैसी हो सकती हैं, उनकी चिनाई कितनी मजबूत हो सकती है, वो आज आप नालंदा में जाकर देख सकते हैं। नालंदा केवल हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय का खंडर नहीं है, ये भारत का गौरव है, ये भारत की आत्मा है। भारत के हर विद्यार्थी को अनिवार्य तौर पर, भारत की सरकार यदि गौरव को जगाना चाहती है तो अनिवार्य कर देना चाहिए कि हर विद्यार्थी को नालंदा जाना जरूरी है। अब 1915 में खुदाई शुरू हुई, 1920 में खुदाई हो गई तो नालंदा निकला। अब नालंदा निकला तो वो सारी थ्योरी ये कहती थी कि भारत के अंदर तो शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं है, भारत के अंदर तो शिक्षा व्यवस्था कभी रही नहीं है, भारत के अंदर तो ज्ञान विज्ञान नहीं रहा, भारत तो कभी भी साइंटिफिक भारत नहीं रहा, भारत के अंदर कभी कोई सभ्य नागरिकता नहीं रही, सभ्य सिविलाइजेशन नहीं रही। वो सारी थ्योरी 1920 में ध्वस्त हुई। अब लेकिन 1910 में यदि कोई कहता कि कोई विश्वविद्यालय 10,000 विद्यार्थियों का हमारे देश में है तो उसको पागल करार दे दिया जाता। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय हमारे गर्व और गौरव का प्रतीक है। और ये जो विश्वविद्यालय है इसके बारे में ये कहा जाता है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, उसका एरिया जो आज है उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एरिया से भी 28 गुना ज्यादा बड़ा एरिया इसके पास था, नालंदा विश्वविद्यालय के पास था। अभी जो एक हिस्सा खोजा गया है उस एक हिस्से में जो बिल्डिंग बनी हुई है वो इतनी मजबूत है कि और भी 1000 सालों तक वो बिल्डिंग हिलने वाली नहीं है। जो बख्तावर खिलजी ने जिस बिल्डिंग को जलाया था वो जली हुई ईंटों के अवशेष आज भी वहां पर हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में केवल विश्वविद्यालय के नाम पर ईंटें बनाकर ईंटों का ढांचा खड़ा नहीं किया गया था, उसके अंदर साइंस की लेबोरेटरी वहां पर बनी हुई थी। हर विद्यार्थी के लिए अलग कमरा था, नहाने की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था थी, मंदिर की, पूजा गृह की, हॉस्पिटल की, ये सारी व्यवस्थाएं वहां पर थी। और कितना मंजिल होता था उसका अंदाजा आप लगा लीजिए, 9 मंजिल की इमारत वहां पर बनाई हुई थी। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय था। आज हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है कि हमारे अंदर तो कोई ज्ञान विज्ञान था नहीं, जो ज्ञान विज्ञान शुरू होता है वो 16वीं शताब्दी से शुरू होता है। अंग्रेजों ने हमें ये पढ़ाया, दुख की बात नहीं है, वो तो आक्रमणकारी थे, उनके हम गुलाम थे। लेकिन यदि आजाद भारत के अंदर ये पढ़ाया जाता है और आजादी के बाद भी शिक्षा की गुलामी रहती है तो इसको तोड़ने की आवश्यकता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको और सुनाता हूं। 3 जनवरी 2017 की बात है। 3 जनवरी 2017 में भूटान का एक 3 साल का बच्चा जो भूटान के राज परिवार का सदस्य था, वो बार बार कहता था कि मैं नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, मुझे नालंदा जाना है। उनके माँ बाप हार कर उसको नालंदा ले आए और जब वो नालंदा आया तो नालंदा की पूरी पब्लिक वहां पर थी, पूरा मीडिया था, नालंदा के एसपी से लेकर डीएम वहां पर थे क्योंकि भूटान का राज परिवार आया है। और नालंदा में आकर उस 3 साल का बच्चा अपने आप चल चल कर ये बताने लगा कि यहां पर हमारा रहने का कमरा होता था, यहां पर हम अध्ययन करते थे, यहां पर हम ये करते थे, यहां पर हम वो करते थे। 1200 साल का इतिहास फिर से जीवित हुआ। उस छोटे से बच्चे ने केवल भारत का गौरव नालंदा में नहीं दिखाया, उस छोटे से बच्चे ने भारत का गौरव दिखाया कि नालंदा के साथ साथ पुनर्जन्म और पूर्वजन्म का सिद्धांत भी शाश्वत है। तो राष्ट्र गौरव के इस अंक में हमने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ी सी बातचीत की। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय गौरव को नष्ट किया विदेशी हमलावरों ने, और इसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय गौरव को नष्ट करने में आजादी के इन 70 सालों बाद जो काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता की, शिक्षा की व्यवस्थाएं रही, उन्होंने भी नष्ट किया। अब इस राष्ट्रीय गौरव के नष्ट करने के भाव को खत्म करके राष्ट्रीय गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित करना है, और इसके लिए पतंजलि योगपीठ प्रयास कर रहा है वैदिक गुरुकुलम की स्थापना करने के लिए। पतंजलि योगपीठ का इस देश में योग की क्रांति, आयुर्वेद की क्रांति, स्वदेशी की क्रांति, सत्ता परिवर्तन की क्रांति के बाद अगली क्रांति करनी है शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति। तो आप और हम मिलकर विश्वगुरु भारत बनाएंगे। भारत के गौरव को, राष्ट्र के गौरव को इसी प्रकार से देखते रहिए। हम और आप मिलकर नई नई चीजें, नई नई बातें करते रहेंगे और राष्ट्र के गौरव के भाव को इसी प्रकार से जगाएंगे। आप इस राष्ट्र गौरव के कार्यक्रम के और एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप आस्था ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
सारे प्रसिद्ध डीटीएच के ऊपर आस्था और वैदिक चैनल उपलब्ध है, आप वहां से सुन सकते हैं। और भारत स्वाभिमान यूट्यूब चैनल के ऊपर भी राष्ट्र गौरव के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां से आप सारे एपिसोड डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज के लिए विराम, कल शाम को 7:30 बजे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।